ऐसा कोई सगा नहीं जिसको काऊ ने ठगा नहीं। सब लोगों को इसने प्रताड़ित करने का काम किया। ये एक ऐसा काला नाग है जो सबको डंक मारता है। और ये भाजपा का जो गुजरात मॉडल है उससे अधिकारी डरा हुआ है कि जो संजीव भट्ट है एक आईपीएस अधिकारी, उसको जो है कई सालों से जेल काटनी पड़ रही है। अधिकारी डरा हुआ है, अधिकारी को पूरा संरक्षण है कि खूब लूटो इस प्रदेश को, और लूटने का अधिकार केवल विधायक को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। और पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए एक हफ्ता ही हुआ है कि अब के दूसरा केस भी लग चुका है। मेरे ऊपर 10 तारीख को एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने 420 की, इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। मैं चुनौती देना चाहता हूं विधायकों के पीछे से नहीं, सामने से आके वार करो। और अगर कोई भी एक भी कहीं पर ऐसा प्रमाणित हो जाए कि हमने कोई फर्जी कागज बनाया है, कोई फर्जी दस्तावेज बनाया है, कोई 420 की है, जो काले चोर को सजा होती है वो सजा हमें हो और हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कोर्ट भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। 27 के चुनाव में रायपुर की जनता इनको दिखाने का काम करेगी कि जो तुमने डंक मारा है बहुत हो गया तुम्हारा। अब जो है जनता इनके ताबूत में अंतिम कील मारेगी। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें रायपुर के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ जी ने सूरज सिंह नेगी जी पर एक फर्जी केस लगा दिया था। और पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए एक हफ्ता ही हुआ है कि अब के दूसरा केस भी लग चुका है। ये पूरा मामला क्या है, सूरज सिंह नेगी जी से जानेंगे। नमस्कार जी नमस्कार। तो पिछली बार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पे आपने बताया था कि आप पे फर्जी केस हुआ है एक, तो इस बार क्या मामला है, इस बार कौन सा केस है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, इस प्रदेश का और इस रायपुर विधानसभा का, कि जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता का शोषण कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। जो रायपुर के माननीय विधायक हैं, भूमाफियाओं का उनका संरक्षण, खनन माफियाओं को उनका संरक्षण, नशाखोरों को नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको उनका संरक्षण। और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो सुबोधनी शर्मा हैं, जो श्रीमान काऊ जी की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक स्टोन क्रशर सोंग नदी में नियमों के विपरीत सारे कायदे कानून ताक पर रख करके एक क्रशर अपने पत्नी के नाम और अन्य लोगों के नाम पर करवाया। दूसरा, जो एक रिटेल भंडारण का यहाँ पर मालदेवता में डिग्री कॉलेज की सीमा से लगा हुआ, इंटर कॉलेज से सटा हुआ और शिव जूनियर हाई स्कूल से सटा हुआ है। हॉस्पिटल से भी 300 मीटर का जो दूरी का मानक है वो भी पूरा नहीं होता है। नदियों से, जो बारहमासी नदियाँ हैं, उनसे जो दूरी का मानक है वो भी पूरा नहीं करता है, और न ही वन भूमि से जो दूरी का मानक है उसको पूरा करता है। आखिर ये कैसे मिल गए? और यहाँ पर जो रिवर ट्रेनिंग के नाम पर, जो आपदा के नाम पर जितना नदी का खनन दोहन हो रहा है वो सब उमेश शर्मा काऊ जी की छत्र छाया में हो रहा है। उनका संरक्षण सीधा सीधा उनको प्राप्त है। और अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ तो आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई होती है। मेरे ऊपर 10 तारीख को एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने 420 की, इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। मैं चुनौती देना चाहता हूं विधायकों के पीछे से नहीं, सामने से आके वार करो। और अगर कोई भी एक भी कहीं पर ऐसा प्रमाणित हो जाए कि हमने कोई फर्जी कागज बनाया है, कोई फर्जी दस्तावेज बनाया है, कोई 420 की है, तो हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे। हम जो है, जो काले चोर को सजा होती है वो सजा हमें हो और हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। परंतु काऊ जी सामने आए, पीठ पीछे लोगों की जो है कंधे पर बंदूक रख के बंदूक चलाने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने जो है, जिस व्यक्ति को के नाम से उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उस व्यक्ति ने 23 मई को ये लिख के दे दिया है कि
हमारा कोई उनसे बैर नहीं है, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद सुलझ गया है। उनके जो मूल विक्रेता हैं, उनके नाम ज़मीन चढ़ चुकी है और अब उनके नाम चढ़ने की प्रक्रिया गतिमान है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का कुकृत्य किया गया, जिसको कि जो है हाई कोर्ट ने जो है क्वेश कर दिया है। इससे फिर बौखला गए विधायक जी, और बौखलाने के बाद उन्होंने कहा भाई ये तो रुक नहीं रहे हैं, ये खनन का मामला निरंतर उठा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है एक अपने चेले को पटा करके और फिर जो है 420 का, जान से मारने का और इस प्रकार की धमकी देने का, षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। तो हमारा कहना है कि पुलिस बिल्कुल डरी हुई है और ये भाजपा का जो गुजरात मॉडल है उससे अधिकारी डरा हुआ है कि जो संजीव भट्ट है, एक आईपीएस अधिकारी, उसको जो है कई सालों से जेल काटनी पड़ रही है। तो आज के समय में दिक्कत ये हो गई है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कोर्ट भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो इसलिए जो है कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। तो इसलिए जो है हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, परंतु सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। और वो कितने भी मंसूबे पाल लें, वो जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अवैध वसूली का काम उनके चलते हैं। खनन माफियाओं को संरक्षण, खनन माफिया तो वो स्वयं में हो गए। अब उनकी पत्नी, अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने खनन का ठेका ले रखा है। और जितने भी भूमाफियाओं के काम है, गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को बेचने का काम इनकी छत्र छाया में हो रहा है। और बहुत जल्दी वो भी मामले उजागर होंगे कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें जो है ये किस प्रकार से उसको खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसमें पुलिस वाले, प्रशासन, फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं? खनन को रोकने के लिए प्रशासन तो है ना? देखिए, हमने खनन को रोकने के लिए पहले तो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा, परंतु जब उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना तो कल हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गया और खनन निदेशक के यहाँ जाकर के हमने प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने स्पष्ट कहा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये जो अवैध तरीके से इनको करेसर का लाइसेंस दिया गया है, रिटेल भंडारण का जिनको लाइसेंस दिया गया है, कितनी अनियमितताएं हो रही हैं। तमाम नियमों को ताक पर रख करके आपने इनको ये लाइसेंस दिए हैं, इनको निरस्त किया जाना चाहिए। और हमने माननीय जिलाधिकारी से जो है मिल करके यहाँ पर जो चैनलाइजेशन हो रहा है नदी का, उसके नाम पर जो अवैध खनन हो रहा है उसको भी जिलाधिकारी के संज्ञान में हम लाए हैं। और निरंतर हम इस अवैध खनन को, इनके जो अवैध कारनामे हैं उनको जनता के सामने उजागर करने का काम करते रहे। लेकिन जिसका काम है ये सब करना, प्रशासन, पुलिस, वो किधर है? क्या वो एक्शन ले रही है, सही एक्शन ले रही है, या फिर वो विधायक जी के प्रेशर में बनी हुई है? ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति खनन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई अधिकारी हो। अभी आप देखेंगे कि पछुआ दून में, विकास नगर में एक एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। वो काफ़ी समय से चर्चा में थे कि वो खनन पर प्रतिबंध लगा रहे थे, अवैध खनन को रोकने के लिए वो काम कर रहे थे। उनको भी जो है निलंबित करने का काम इस सरकार ने किया है। तो अधिकारी डरा हुआ है, अधिकारी को पूरा संरक्षण है कि खूब लूटो इस प्रदेश को, और लूटने का अधिकार केवल विधायक को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, बाकी को नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी आवाज़ कैसे उठा पाएगा फिर? जैसे आपकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है फेक केस लगा के, नॉर्मल लोग के साथ क्या होता होगा? ये चिंता का विषय है कि जो भी हमारे जो रायपुर के श्रीमान विधायक जी हैं, जिस भी कार्यकर्ता को जहाँ पर मजबूत देखते हैं, जो उनकी चुनौती, उनके लिए चुनौती बनने का काम करता है। अभी आप देखिए कि नेहरू कॉलोनी वार्ड 56 में हमारे जो पार्षद हैं उनके साथ, उनको भी झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया गया। उनकी दिक्कत यह है उनसे कि वो 2 बार लगातार विधायक, वो पार्षद चुन के आ गए और उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारे साथ आइए। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनको जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनको डिमोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। एक हमारा वार्ड है, वार्ड 47 नगर निगम का, चंदर रोड MDDA, वहाँ पर हमारे त्यागी परिवार है कांग्रेस का,
और वो पिछले 5-6 बार से जो है वहाँ पर उनके परिवार से ही पार्षद निर्वाचित होता रहता है। और इस बार भी श्रीमान उमेश शर्मा काऊ जी ने मुख्यमंत्री की बैठकें वहाँ मीटिंगें वहाँ कराई, बहुत प्रयास किए वहाँ उनको हराने के लिए। जब नहीं हरा पाए तो उनके खिलाफ जो वहाँ पर हमारे प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के टीटू त्यागी जी, प्रवीण त्यागी टीटू जी, जो टीटू प्रधान के नाम से फेमस हैं, उन पर भी जो है जंगलात की तरफ से जो है झूठा मुकदमा कायम करवाया गया पेड़ काटने का। अरे पार्क एमडीडीए का काम एमडीडीए कर रहा है, टीटू त्यागी का क्या मतलब है? परंतु इस प्रकार से लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, डराने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक ये ही नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है रायपुर में, बहुत लंबी फहरिस्त है। और हमने कहा है कि इस सारी फहरिस्त को हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जब ये सारी हमारे पास होंगी तो हम रायपुर विधानसभा के जो लोग हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जिस जनता के वोट के ऊपर ये इतना इतरा रहा है, उस जनता को बताएंगे कि आप जिसको विकास के लिए चुनते हैं वो व्यक्ति विकास नहीं, इस रायपुर विधानसभा का विनाशक है, विकासक नहीं बल्कि विनाशक है, विनाश कर रहा है वो। और किस प्रकार से हमारी नई पीढ़ियों को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, ये जो है हम पूरी न्याय यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के उसकी करतूतों को जनता के सामने लाने का काम करेंगे। लेकिन जनता फिर शायद उनको ही चुनने का काम कर देगी। 2012, 17, 22 इसका वो है उदाहरण है कि जनता ने उनको ही चुना है, फिर जनता क्यों चुन रही है? 2012 में वो कांग्रेस में थे, जो यहाँ पर पूर्व में प्रतिनिधि थे उनसे लोगों की नाराजगियां थी, और 2017 में चुने गए, 22 में चुने गए, वो मोदी लहर थी, इनका कहीं कोई योगदान नहीं है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी, विजय बहुगुणा जी यहाँ से जो है उपचुनाव लड़ना चाह रहे थे, उस समय उन्होंने दिल खोल के घोषणाएं की, और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत सारा श्रेय जो है उमेश शर्मा काऊ ले गया। हर काम पे, हर उस पे जो है ठेकेदारी भी की उसने, और काम भी हुए। उस बल पे वो जो है 17 में थोड़ा सी जीत गए, कुछ मोदी लहर का करिश्मा था। पर इस बार लोग समझ गए हैं, 15 साल एक व्यक्ति को बहुत होते हैं, और 15 साल में आप ये बताइए कि विकास के लिए उन्होंने क्या किया। नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली का खंभा लगाना, ये एक पार्षद भी कर रहा है, एक प्रधान भी कर रहा है, तो विधायक कौन से बड़ी तीर चला रहा है? तो ये छोटे मोटे जो काम हैं वो मैं तो समझता हूँ कि एक विधायक के स्तर के काम नहीं है। विधायक ने इस प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा में कितनी बार आवाज उठाई, इस प्रदेश का विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, इस प्रदेश में पलायन की क्या नीति होनी चाहिए, इस प्रदेश में बेरोजगारी के लिए क्या होना चाहिए, स्वरोजगार की दिशा में क्या होना चाहिए। एक भी बार अगर विधायक ने कहीं खड़े होकर के कुछ कहा हो तो आप बता दीजिए। कहीं नहीं है, विजन नहीं है, कोई विकास का विजन नहीं, कोई इस प्रदेश के जो आगे बढ़ने के लिए मानक होते हैं उनके बारे में कहीं कोई दूर तक भी उनका कोई वास्ता नहीं है। वो केवल, मैं तो यदा कदा कहता हूं कि मैं 21 साल की उम्र में पंचायत का सदस्य बना, ये 38 साल की उम्र में पंचायत का सदस्य बना, और उन्होंने अपने पिताजी के, उनके पिताजी प्रधान थे, ये उप प्रधान बन गए, उप प्रधान बन के चार्ज ले लिया, और चार्ज लेकर के इन्होंने जो है जो करामातें की हैं वो इस प्रकार से शुरू से ही ये इस प्रकार के रहे हैं। परंतु सोच इनकी पट्टे बेचने से, फर्जी पट्टे बेचने से, लोगों को जमीन के कब्जे देने, कई लोग ऐसे प्रताड़ित हैं इनके लोगों के द्वारा कि आज तक उनको जमीन की रजिस्ट्री हो गई और जमीन नहीं मिल रही। लोग भय के मारे बोल नहीं पाते, क्योंकि ये प्रतिशोधात्मक राजनीति करते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको नेस्तनाबूद करने के लिए चलेंगे। पर हम तो जो है ऊपर वाले के बलबूते चलते हैं। मेरा तो एक सिद्धांत है कि जब तक आपकी मौत नहीं लिखी हुई है, जब तक आपके हिस्से का दाना पानी है, कोई माई का लाल आपको मार नहीं सकता। और जिस दिन आपका दाना पानी खत्म हो जाएगा उस दिन कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए हम इनसे डरते नहीं हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं। आज पूरा रायपुर विधानसभा जो है इनसे डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि इनके जो लोग हैं, तमाम जो खनन के कारोबार में लगे हुए हैं, जितने ठेके इस रायपुर विधानसभा में होते हैं, उमेश शर्मा काऊ के बगैर किसी को नहीं मिलता। जब ये कांग्रेस में थे तो हमारा कज़न जो है छोटी मोटी ठेकेदारी करता था, और कृषि विभाग के कोई काम होने थे हमारी ग्राम सभा द्वारा में,
तो उनके ठेके उसके नाम हो गए थे। ये गया काऊ और इसने जो है उन ठेकों को जो है उनके टेंडर निरस्त करवा दिया और उसको कहा कि सूरज सिंह नेगी का साथ छोड़ दे, मैं तेरे को माला माल कर दूंगा, मैं तेरे को बड़ा आदमी बना दूंगा। उसने कहा मैं अपने कजन का साथ छोड़ दूं और तेरे साथ आ जाऊं, ये हो नहीं सकता। और हमारे लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग हमारे स्वाभिमानी लोग हैं जो कहते हैं कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। तो इस प्रकार के लोग आज जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं, परंतु वो इसके आगे झुके नहीं और अधिकांश लोगों को ये झुकाने का काम कर रहा है। और इस बार तो रायपुर की विधानसभा की जनता ने मन बनाया हुआ है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों या किसी भी दल के लोग हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको काऊ ने ठगा नहीं। सब लोगों को इसने प्रताड़ित करने का काम किया। ये एक ऐसा काला नाग है जो सबको डंक मारता है। जैसे ही जो है इसको मौका मिलता है, ये नहीं देखता कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये कुछ, ये देखता है मेरा दुश्मन है, मेरी बात को नहीं मान रहा है, इसलिए उस पर डंक मारो। तो इससे तमाम लोग प्रताड़ित हैं। और 2027 के चुनाव में रायपुर की जनता इनको दिखाने का काम करेगी कि जो तुमने डंक मारा है बहुत हो गया तुम्हारा, अब जो है जनता इनके ताबूत में अंतिम कील मारेगी। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में इनकी प्रतिशोधनात्मक जो राजनीति है वो चलेगी, इस बार भी पिछली बार की तरह काम कर जाएगा, या फिर इस बार कांग्रेस फ्रंट में आने वाली है? नहीं, इस बार इनकी वो जो प्रतिशोधात्मक राजनीति है उससे लोग अब समझ चुके हैं और इनके पाप का घड़ा अब भर चुका है। लोग तैयार बैठे हैं कि कब मौका मिले और कब वो इन पे प्रहार करें। अभी लोग सामने नहीं आ रहे हैं, परंतु लोग मौके की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और केवल कांग्रेस के लोग ही नहीं, कांग्रेस के लोग तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो स्वार्थी लोग थे कांग्रेस के वो इनके साथ में गए, परंतु जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो सिद्धांतों पे काम करने वाले लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका कार्यकर्ताओं का, जो असली कार्यकर्ता है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से सींचा है, वो कार्यकर्ता आज भी इनसे प्रताड़ित है, वो परेशान है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसकी मजबूरी है कि संगठन से बगावत कर नहीं सकता और जो है काऊ उनको जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी तैयार बैठे हुए हैं। तो मतलब इस बार भाजपा में भी बगावत देखने वाली, अगर काऊ को टिकट हुआ तो काऊ जी को? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 15 सालों में, क्योंकि ये कांग्रेस में रहते हुए भी इसने ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित नहीं करने का काम किया, इसने हमको प्रताड़ित करने का काम किया। इसने हमारे जब हम 2008 में प्रधान बने, मैं प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था, उसके बाद जब जिला पंचायतों के चुनाव आए 14 में, तो परिसीमन में इसने हमारे साथ हमको कमजोर करने के लिए इस क्षेत्रों में छेड़छाड़ की। हम उसी समय से हमारे इससे जो है मतभेद हो गए थे, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई भी कार्यकर्ता आगे आए, कोई नेता आगे आए। तो इसलिए इसने जो है उस समय भी हमको दबाने का काम किया था और हमने खुली चुनौती दी से उसको कि तेरे में दम हो तो हमको रोक के देख दे। और हमारा रथ ये जो है उस समय भी नहीं रोक पाया था 14 में जिला पंचायत के चुनाव में, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। तो इसलिए जो है 27 में हम इसको जो है पूरी जनता रायपुर विधानसभा की मन बना के बैठी हुई है कि ऐसे कोबराओं को, ऐसे जहरीले सांपों को, जो समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं और अपना जो माफियागिरी है उसको चमकाने का काम करते हैं, जनता इस बार जो है पूरे मन बना के तैयार है इसको जो है विधानसभा से बाहर फेंकने के लिए। तो दोस्तों, जनता और नेताओं में प्रतिशोध तो है, लेकिन क्या ये प्रतिशोध 2027 के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा रायपुर से? क्या लगता है इस बार कांग्रेस को क्या फ्रंट सीट मिलने वाली है? ये तो 27 के चुनाव जब आएंगे धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन आम लोगों में भी थोड़ा बहुत ज्यादा रोष है। तो क्या सवाल ये उठता है, इस बार काऊ जी की राजनीति नहीं चलने वाली, प्रतिशोधनात्मक जो भी राजनीति वो करते हैं, क्या इस बार वो बैक सीट पे जाने वाले हैं? ये 27 के चुनाव पे पता चलेगा। और ऐसे ही ये सूरज सिंह नेगी जी थे, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रायपुर से। ऐसे ही हम आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे। इनसे दोबारा मिलने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।